बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। 2011 धीरे धीरे बीत रहा है, बल्कि बीत चुका है। बहुत सी खलिश, बहुत से जो सवाल हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो बड़े हैं। 20 मई 2011 को अखरोटाबाद का वाक़या हुआ। 5 निहत्ते अफराद के ऊपर गोलियां चलाई गईं और कौमी सलामती के चंद ठेकेदारों ने अपने सीने पर बहादुरी का मेडल सजाया। सरफराज शाह को कराची में रेंजर्स ने कत्ल किया और नक्शे अमन व अमान वजह बताई। उसके बाद आज जो वाक़या आपने कल देखा और अब से थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, और कल एक सच्चे इंसान को जिसने ये गवाही दी थी कि वो 5 लोग निहत्ते थे, उनमें एक औरत हामला थी, उनके हाथ में कोई दस्ती बम नहीं था, उनके पास कोई खुदकुश जैकेट नहीं थी, उस बाकर शाह को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये इंसानी हुकूक का मुतालबा था, मामला था, ये कौमी सलामती का मामला था। असल में कौमी सलामती का मामला ये था जो 5 अफराद वो पुकार के कह रहे हैं, और बलूचिस्तान जो कि आज खून खून है वो ये पुकार रहा है कि कौमी सलामती कहाँ है। लेकिन वो जो सच्चा था वो मंसूर था जो तख्ता-ए-दार पर गया, और एक मंसूर एजाज कि जिसकी पिटीशन के ऊपर आज शाराए दस्तूर पर एक बहुत बड़ा मुकदमा उसको काबिल समात बना गया। और उस मुकदमे में ये कहा गया कि जो मामला है वो पाकिस्तान के कौमी सलामती से रिलेटेड है, कौमी सलामती के मामलात हैं, और कौमी सलामती के मामलात के ऊपर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपका फैसला बजा और अक्सर आंखों पर, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, और जो अदालत आज ये कहती है कि आइन की शिकों 9, 14 और 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक की पासदारी का सवाल बादियों नज़र में उठ खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आइन की शिक 184(3) के तहत मियां नवाज शरीफ की तरफ से दाखिल की गई दरखास्तें काबिल समात हैं। खुदा करे कि परवरदिगार के इस मुल्क में, इस धरती पर इंसानी हुकूक और सलामती हुकूक के नाम पर बलूचिस्तान के हुकूक भी दिए जाएं, लापता अफराद के हुकूक भी दिए जाएं, और बेतहाशा वो बिलखते इंसान जो कि सलामती के उमूर से रिलेटेड हैं उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। हम यही कहते हैं कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19A के तहत जो इंसान के बुनियादी हुकूक है, मेमो का मामला एक अमेरिकन शहरी के तौर पे जो उठाया गया मंसूर एजाज के हवाले से, उसको इतनी पजीराई मिली, कुछ पजीराई बलूचिस्तान के नाम भी आए और उनका मुकदमा भी सुना जाए। हम आज आपके सामने यही सवाल उठाने जा रहे हैं जो कि मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा, और उन्होंने इस पे मायूसी का इजहार किया। फिर इसाक डार साहब की बातें भी आपने सुनी, उनके साथ साथ आपने अयाज अमीर साहब की भी सुनी। हम एक ही पार्टी के 2 मौक़िफ़ आज आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर से सुनवाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आइए सुनते हैं। हमने इंडिपेंडेंट प्रोब एंड इन्वेस्टिगेशन मांगी थी, वो बिल्कुल दी गई है और होनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये जो कॉन्स्पिरेसी झूठी थी, या इसके अंदर अगर अमेरिकन शहरी इन्वॉल्व है तो उसमें हमारा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि कौम उसकी तरफ देख रही है। अल्लाह करे कि इसके जो हक़ाइक़ हैं वो जल्दी से जल्दी कौम के सामने आए। ये जो कहना है कि जो हमने मांगा था उससे ज़्यादा, देखें अगर आप उनका रेफरेंस अगर ये है कि फॉरेंसिक एविडेंस अटॉर्नी जनरल लेके आए, तो ये फॉरेंसिक एविडेंस का केस है। एज मैच्योर कौमें जो हैं ऐसे मफरूज़ों के पीछे भागती नहीं हैं। 65 साल में हो गए हैं, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, कौन से हम सफ़र, कौन से हम सहरा में अपने आप को हमने गुम कर दिया है। 6 साल जैसे मैंने पहले कहा, उसामा बिन लादेन था वहाँ एबटाबाद, तो उससे हमारा कुछ नहीं हुआ। 30 साल से जिहाद के नाम पे हमने किया, हमारा सत्यानाश हो गया है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं है। ये जो चीज़ है कागज़ का टुकड़ा, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। हम भी आज यही सवाल उठाने जा रहे हैं कि मेमो गेट का फैसला आईनी है या सियासी है। हम ये सवाल भी उठाएंगे कि मेमो गेट का फैसला इससे अवाम बालातर हुए या इस्टेब्लिशमेंट बालातर हुई। जिस तरह से आसमा जहांगीर साहिबा ने कहा कि अदलिया अवाम की है या इस्टेब्लिशमेंट की है, हुकूमत एक तरफ, फौज दूसरी तरफ, दमादम मस्कल अंदर होगा, एक पलड़े में ये फैसला जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा। अदालत का कमीशन, पार्लियामेंट की कमेटी किसकी सुनी जाएगी, और क्या सिविलियन रूल का ख्वाब ही रहेगा या कुछ और। मेमो से कौमी सलामती को खतरा है,
फैसला आ गया। मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद रहेंगी टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान की मारूफ कानूनदान, इंसानी हुकूक की अलंबरदार मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, जो कि वकील भी थी हुसैन हक्कानी की। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। उनके साथ हैं मेरे बहुत मोहतरम सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, पाकिस्तान के मकबूल तरीन एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर साहब, और कराची से मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब यासीन आज़ाद भी ज्वाइन करेंगे। देखेंगे कि वो बेंच के फैसले पर बार क्या कहती है। सबसे पहले मैं मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा के पास जाऊंगी। मोहतरमा आसमा, आपने ये क्यों कहा है कि अदलिया की ये अदालत है, अदलिया आवाम की है या इस्टेब्लिशमेंट की है? आपने ये बात कह के खुद पे आपने कंटेम्प्ट नहीं लगवा ली? देखिए, मेरी बात सुनिए आसमा, कंटेम्प्ट से कोई डरता नहीं है। जब हमने बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, अपने बुनियादी हकूक के ऊपर जवानी में जेलें काटी, लाठियां खाई, तो कंटेम्प्ट क्या चीज है? मगर एक वक्त आता है जब इंसान ये सोचता है कि ज़मीर की आवाज बोलनी चाहिए। मैं समझती हूँ, और हम रोज वकील रोज केस हारते हैं और रोज जीतते हैं, हमारे से कोई सरोकार नहीं है, मगर मैं समझती हूँ आज की जो जजमेंट है वो पाकिस्तानियों के लिए, उनके बुनियादी हुकूक के लिए एक नहायत मनफी जजमेंट है। यानी कि हर बुनियादी हुकूक जो है, आज 2A का उन्होंने पढ़ा, नेशनल सिक्योरिटी की बात, तो हर चीज जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के ताबे होगी। आज आप एंकर्स खुश हो, कल ये आपके ऊपर भी आएगा। मेरा मौकफ हुसैन हक्कानी की वकालत करना एक शख्स की वकालत नहीं था। मेरा मौकफ ये था कि कम से कम हम अपनी अदलिया को ये महसूस कराएं कि देखें, ये ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी है और इस ट्रांजिशन में कोई भी हुकूमत आए उससे हमें गरज नहीं है। मगर आज भी यहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ऐसी हैं कि मिलिट्री अभी गई नहीं है। मगर आज अदलिया का फैसला जो कि आगे होके गया है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, यानी कि शमसुल वादिद हसन जो हमारे एम्बेसडर हैं यूके में, हाई कमिश्नर, उनका जिक्र ना किसी पिटिशन में ना किसी आर्गुमेंट में, और जो कि एस्टैब्लिशमेंट उनको बुलवा के हक्कानी साहब जैसा सलूक करने की कोशिश कर रही है, उसका भी उन्होंने कह दिया है कि वो साथ उसके मुंसलिक हो। तो ये किसकी गेम खेली जा रही है, मैं भी पूछना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं ये लोगों को बताऊं, चाहे इसको तरह में कोई बुरा समझे, आने वाले वक्त ये देखेंगे कि फैसला हो चुका है कि ये ट्रांजिशन जो है, ये ट्रांजिशन एस्टैब्लिशमेंट के हाथ आएगी और इसके साथ लोगों को परसिक्यूट किया जाएगा। अदलिया का काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना। अच्छा। अदलिया का ये काम नहीं है कि लोगों को परसिक्यूट करना फंडामेंटल राइट्स के अंदर आके। आसमा, आपने ये भी कहा कि पिटिशनर्स को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आपने ये जुमला क्यों कहा। हम चाहेंगे कि आप इसकी भी वजाहत करें कि पिटिशनर्स को इसका खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा। देखिए आसमा, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको याद होगा कि एक दफा आसमा जलानी केस हुआ था भुट्टो के वक्त में, जब नुसरत भुट्टो केस आया था और वो भुट्टो के वक्त में हुआ था, तो आसमा जलानी केस के ऊपर उन्होंने अपना जो था कहा था कि उसके ऊपर रख के कि ये नुसरत भुट्टो केस उसके ऊपर जाए। और आप अगर वकीलों को भी देखें तो जो उस साइड पे दूसरी साइड पे थे फिर उस वक्त, और उसके बाद भी आप ये केसेस देखते जाएं जिन्होंने उसकी मुखालफत की, फिर उनके ही गले ये पड़ा। देखें, जो जमहूरी कुव्वतें होती हैं, जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठे होना चाहिए। जमहूरी कुव्वतों में मैं ये नहीं कहती कि इस हुकूमत ने हद नहीं की, इस हुकूमत ने गलतियां नहीं की, बेशुमार इस हुकूमत ना अहल हुकूमत है, मगर जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी तरीके से अपने मसाइल हल करने चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब इसहाक डार साहब ने आके अदालत में धज्जियां उड़ाई पार्लियामेंट की, और खुद वो पार्लियामेंटेरियन हैं, तो ठीक है, फिर वो पार्लियामेंट को बंद कर दें, फिर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को रहने दें, मैजिस्ट्रेट की अदालत को बंद कर दें, सेशन जज की अदालत को बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट रहे। देखें आसमा, मेरे मौकल को और मेरी उससे बात हुई है, हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम इस कमीशन में जाएंगे और हम अपना डिफेंस पेश करेंगे, मगर अगर हमें यहाँ पे कोई ग्रीवेंस हो तो हम कहाँ पे जाएंगे? हम ऊपर तो नहीं कहीं और जा सकते, इसलिए नीचे से लोग शुरू होते हैं। भुट्टो साहब का केस हाई कोर्ट में आज तक जब ट्रायल हुआ तो आज तक उसके ऊपर बहस हो रही है, तो हाई कोर्ट भी कह सकता था कि हम सेशन कोर्ट से बेहतर नहीं है,
मगर देखें ये चीजें रिपीट ना करें, ये तारीख का हिस्सा होता है। यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट नॉट ऑल पीपल फॉर ऑल टाइम। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने इंटेंशंस की भी बात की, कौन क्या नीयत है इसके पीछे, इस सारे मामले के पीछे, और ये मामला कहाँ जा सकता है? जैसे अयाज अमीर साहब कह रहे हैं और आप भी कह रही हैं, तो क्या इंटेंशंस हैं इसके पीछे? जनाब ये फैसला हो चुका है कि यहाँ पे जो जमहूरी ताकतें हैं उनको वीक किया जाएगा। 3 prong स्ट्रैटेजी बन चुकी है और अगर उस 3 prong स्ट्रैटेजी में सिविलियंस जो हैं वो खुद उसमें शामिल हो जाएं तो माजरत के साथ पाकिस्तानी फिर लेफ्ट राइट टर्न अराउंड और स्टैंडर्डीज पे नहीं होंगे। तो ये तो बड़ा गंभीर मसला है आसमा, लेकिन बिल्कुल गंभीर मसला है। और कल देखें हमने, और मैं क्यों चीखें मारी हूँ, मुझे एक मौकल की बात नहीं। हाँ मैंने जैसे आपसे कहा हुसैन हक्कानी साहब को सजा भी हो जाए तो मैं तो एक वकील हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ सकता है, ये हुकूमत जाए ना रहे, मगर मैंने तो इस मुल्क में रहना है, मेरी आल औलाद ने इस मुल्क में रहना है। अगर ये मुल्क एस्टैब्लिशमेंट का मुल्क सारी उम्र रहेगा, हम भाई 40 साल हो गए लड़ते हुए, कितने साल और लड़ेंगे, कब्रों में हम पहुंचने वाले हैं, कुछ तो हमें रास्ता दें। और इस अदलिया को हमने अपने कन्नों पे रख के वहां पे रखा है। हमारे वकीलों ने यहाँ पे लाठियां खाई हैं, मरे हैं, किस लिए मरे हैं? रूल ऑफ लॉ के लिए, सिविलियन पावर के लिए, इस दिन के लिए नहीं। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कंधा भी इस्तेमाल किया गया और बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ मियां नवाज शरीफ साहब का, बहुत एहतराम करती हूँ, मगर देखें उन्होंने अपना कंधा दिया और देखिएगा आप, मैं हूँ या ना हूँ, आप मेरे से ज्यादा जवान हैं, यही जो उन्होंने आज कंधा दिया यही उनका फंदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा, हम आपसे गुफ्तगू और बातें थे लेकिन आप एक तकरीब में हैं, आई विश कि आप हमें दोबारा ज्वाइन कर सके, लेकिन मैं ये मामला हामिद मीर साहब के सामने रखती हूँ। हामिद साहब, ये मसला जो बात की जा रही है कि बलूचिस्तान के अंदर तो कौमी सलामती का कोई उमूर नहीं है, एबटाबाद के ऊपर तो कोई कौमी सलामती का इशू नहीं, लेकिन ये इशू इतना बड़ा था कि इस पर एक हिज़्ब इख्तलाफ सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान का अदलिया के सामने जाके खड़ा हो गया। देखिए मुझे बड़ा अफसोस है कि आसमा जहांगीर सुबह से एक ही बात बार बार कह रही है कि मैं हूँ या ना हूँ, यानी कि इसका मतलब यह है कि उनको अपनी जान का भी ख़तरा है। और ये बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं ऐनी शाहिद हूँ, आप भी ऐनी शाहिद हैं कि शारा दस्तूर पे उन्होंने लाठियाँ खाई हैं इस जुडिशरी की बहाली के लिए। और मुझे उनका दामन अभी तक, खून आलूद दामन अभी तक याद है आसमा जहांगीर का। उस पर वकीलों का खून जो है वो गिरा हुआ था, खून के धब्बे थे। इसी अदलिया के लिए मुझ पर पाबंदी लगी, आप पर पाबंदी लगी, नुसरत जावेद पर पाबंदी लगी और हमारे साथियों पर पाबंदी लगी। लेकिन ये आज इस अदलिया को ये सोचना चाहिए कि आज वो लोग इसके साथ खड़े हैं जो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, और हम पर पाबंदी जब लग गई तो जो लोग हमारी जगह प्रोग्राम कर रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट के जो मनपसंद लोग थे, वो आज इस अदलिया के साथ खड़े हैं। लेकिन ये तमाम तर बातें कहने के बावजूद मैं ये राय रखता हूँ कि ये जो आज फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, इसमें से हमें खैर का पहलू तलाश करना चाहिए। अगर एक तहकीकाती कमीशन बन गया है और अगर आसमा जहांगीर समझती हैं कि वो उनका मौक्कल बेगुनाह है तो उनको तहकीकाती कमीशन में जाना चाहिए, और उन्होंने खुद भी कह दिया कि वो जाएंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बतौर अखबार नवीस मेरा ख्याल है कि बहुत कमज़ोर केस है। तो अगर मेरे ख्याल में कमज़ोर केस है तो जो उनका वकील है मौक्कल का, उसको भी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही होंगी, तो कोर्ट में जाके कमीशन के सामने जाकर फाइट करें, और अगर कमज़ोर है केस तो वो जीत भी सकते हैं। लेकिन अब आसमा जहांगीर के मौक़िफ़ से ऐसा लगता है कि उन्हें यह मुकदमा सियासी नज़र आ रहा है और ये आईनी या कानूनी मुकदमा नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन आसमा, इस सारे मामले में हमें डॉक्टर बाकर शाह को नहीं भूलना चाहिए। ये होती है रियासत के अंदर रियासत, जो हमारे कुछ साथी कहते थे ना कि रियासत के अंदर रियासत क्या होती है, ये होती है रियासत के अंदर रियासत। और बहुत अफसोस की बात है कि आज वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने कहा कि डॉक्टर बाकर शाह की ज़ाती दुश्मनी थी। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। और जब वो यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में आए थे ह्यूमन राइट्स कमेटी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाने, तो उन्होंने कहा था अखबार नवीसों का कि मुझे मार दिया जाएगा, और फिर उन पर हमला हुआ। और अब ये तो बड़ा ही आसान काम है, कल को आपको, मुझे, मुशाहिद साहब को, किसी को भी मार के कह देंगे ज़ाती दुश्मनी है। तो अगर किसी एजेंसी ने अगर रहमान मलिक साहब को बताया है कि बाकर शाह की ज़ाती दुश्मनी थी, तो उस एजेंसी ने पहले इनको बताया होगा ना, तो फिर उन्होंने उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? अब पुलिस वाले कहते हैं जी हमने इसको सिक्योरिटी फराहम की थी, लेकिन इसने कहा जी कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है।